राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। सीधे आपको राजसमंद लिए चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं, कुछ बोल रहे हैं, सुनाते हैं। बल्कि दुनिया के 100 देशों को हम लोगों ने वैक्सीन मुहैया कराने का। अंतरराष्ट्रीय जगत पर भारत किस मामले में प्रशंसा की गई है। इवन अमेरिका और चाइना ने भी भारत की प्रशंसा की है कि भारत ने सचमुच यह करिश्मेटिक काम किया है इस काम को करके। और भारत रक्षा मंत्री हूं, ठीक हूं ना? चलेगा, दौड़ेगा कि चलेगा? संघर्ष होता है, हम संघर्ष नहीं जानते, नहीं चाहते। हम लोग तो शांति के पुजारी हैं, संघर्ष नहीं चाहते। भारत के इतिहास के पन्नों को पलटकर आप देखिए, भारत दुनिया का अकेला देश है जिसने दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और न तो दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर भारत ने कभी कब्जा किया है। यह है भारत का चरित्र। लेकिन यह भी बता दें आपको, भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है। और अपनी ताकत का एहसास करा दिया हम लोगों ने। आपने देखा पुलवामा की घटना हुई थी, प्रधानमंत्री जी हम 1 2 4 लोगों की 5 लोगों की बैठक बुलाकर 10 मिनट के अंदर फैसला कर लिया। और उसके बाद आपने देखा कि हमारे बहादुर सेना के जवानों ने सीमा के इस पार नहीं, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार जाकर आतंकवादियों के ठिकाने का पता कर दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे बहनों, घबराइएगा मत। अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, भारत का स्टेचर बढ़ा है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। आप में से कुछ विदेश गए होंगे, उनसे आप पूछिएगा, बतलाएंगे आपको। पहले दुनिया के मंचों पर यानी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के प्रतिनिधि कुछ बोलते थे तो लोग भारत की बातों को बहुत गंभीरतापूर्वक नहीं लेते थे। लेकिन आज यदि भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत है। बहनों भाइयों, बहुत सारे बड़ी संख्या में नौजवान बैठे हैं। क्यों योगेंद्र सिंह, फुटबॉल खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं? वैसे शरीर से लग रहा है योगेंद्र सिंह खिलाड़ी होंगे। क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है ना। और जो राजनीतिक दृष्टि देखें तो यहां पर 5 विधानसभाओं के चुनाव भी एक बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट से कम नहीं है। लेकिन कांग्रेस की हालत भी राजस्थान में पाकिस्तानी टीम जैसी होगी। और सीधे आपको करौली लिए चलते हैं। सपोट्रा से कांग्रेस प्रत्याशी रमेश मीणा की नामांकन रैली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे हुए हैं। चलिए सीधे लेकर चलते हैं, सुनाते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं। बिना मांगे हुए 1000 की 1500 होगी, 2000 होगी, 15% बढ़ता जाएगा हर साल, अर्थ बढ़ता जाएगा, पहले बढ़ता जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, हम आपके आशीर्वाद से आपने हमें मौका दिया काम करने का, 5 सालों की कमी रखी नहीं है। इस बार आप रमेश मीणा जी को और आपके बाकी उम्मीदवार, आपके अनिता जाटव है हिंडौन से, करौली लाकर मीणा है, थोड़ा भीम से भी आजकल में डिक्लेयर हो जाएगा नाम। कृपा करके आप लोग सब मिलकर के हमारे चारों उम्मीदवारों को जिताओ, सरकार बनाओ। आप देखोगे जो काम इस बार हमने करके दिखाया आपको, उसे और ज्यादा मजबूती के साथ काम करेंगे और मजबूत करेंगे स्कीमों को। ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ। यही बात करता हुआ आप सब पधारे। मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद, शुक्रिया। जो देख रहा हूँ कि जो आप लोग बैठे जिस रूप में और उत्साह आप में है, ये एक मैसेज आपका है। आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम, आपका प्यार, आपका विश्वास हम सबके प्रति। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान में आईटी की टीम की ओर से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रदेश भर में 21 ठिकानों पर आईटी की ओर से छापेमार कार्रवाई की गई। बजरी कारोबारी नीलेश गढ़िया ग्रुप के ठिकानों पर छापा पड़ा है। जयपुर में 17 से ज्यादा ठिकानों पर सबसे बड़ी कार्रवाई की जा रही है। कुचामन में 3, अजमेर में 1 ठिकाने पर रेड की कार्रवाई चल रही है। नीलेश गढ़िया के सहयोगी ग्रुपों पर भी आयकर के छापे पड़े हैं। गोदारा ग्रुप, इंजीनियर ग्रुप पर रेड पड़ी है। शशिपाल कुमावत ग्रुप पर भी आयकर की ओर से छापेमार कार्रवाई की जा रही है। फॉस्फेट माइन सहित कई अन्य कारोबारियों पर लगातार आईटी की ओर से छापेमार कार्रवाई जारी है। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। सुखजिंदर सिंह रंधावा का बड़ा बयान सामने आया है। ईडी की कार्रवाई पर रंधावा ने रिएक्शन दिया। बोले कि ईडी ने शेर के मुंह में हाथ डाला है। बीजेपी का निशान ईडी और सीबीआई होना चाहिए। राजस्थान और हिंदुस्तान में कांग्रेस का राज होगा। उन्होंने कहा कि डोटासरा के दोनों बेटों को बुलाया है। जितनी बार बुलाओगे उतने ज्यादा वोट से जीतेंगे। सीकर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे रंधावा और उसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया। सुनिए क्या कुछ कहा। मैं ईडी वालों को कहना चाहता हूं कि आपने एक शेर के मुंह में हाथ डाला है। इसका जवाब लक्ष्मणगढ़ की मेरी बहनें देंगी। इनके पास एक ही है, इनको आना चाहिए। अगर जुर्रत है तो बीजेपी का लीडर आए, ईडी को क्यों आगे कर रहे हैं। इनके दोनों बेटे ईडी ने 6 और 7 को बुलाए हैं। 7 और 8, मैं कहता हूं कि 7 और 8 चाहे 8 और 80 कर लो। ये हमारा शेर, जितनी डेट को बुलाओगे, अगर 7 को बुलाओगे तो लक्ष्मणगढ़ वाले उनको 70,000 वोट पर जिताकर भेजेंगे। 8 को दूसरा बेटा जाएगा। एक दिन के बाद 10,000 और वोट बढ़ेगी, 80,000 पर जाएंगे। तो वहीं डी कुमेर से कांग्रेस प्रत्याशी ने आज नामांकन दाखिल किया। इसके बाद उनके समर्थन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी सिर्फ राजनीति करती है, काम नहीं, और ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाया जाए। ईआरसीपी के लिए संघर्ष जारी है। पंडित जी के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री वादा करे जयपुर में, अजमेर में 13 जिले में ईआरसीपी की योजना जो है राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए मैं सकारात्मक दृष्टिकोण रखूंगा। क्या बच जाता है? 16 योजना चल रही देश के अंदर। अगर एक योजना राजस्थान की टेक ऑफ कर लेती सरकार, भारत सरकार कर लेती राजस्थान से, राष्ट्रीय परियोजना का मतलब है भारत सरकार योजना को आगे पूरी बढ़ाएगी। आप बताइए, एक योजना खुद ने कहा, उसके बाद वो तैयार नहीं हो रहे हैं। 2 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी, 13 जिले में पीने का पानी मिलेगा। लोग तरसते पानी के लिए। पता नहीं जिसने उनको गुमराह किया, पानी वाले मंत्री भी राजस्थान का ही है। क्या उनकी ड्यूटी नहीं थी? जोधपुर के एमपी की जो मंत्री है, इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं। एक योजना राजस्थान की 25 एमपी जीता है राजस्थान की जनता ने बीजेपी को। एक योजना, सिर्फ एक योजना, वो राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करवा पाए।
मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट जो बैठी हुई आज दिल्ली के अंदर फासिस्ट गवर्नमेंट है, लोकतंत्र में यकीन नहीं है, संविधान की धज्जियां उड़ रही जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, कानूनी राज कमजोर हो रहा है देश के अंदर, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, पॉलिटिशियन पर छापे पड़ रहे हैं, पॉलिटिशियन पे पड़ रहे हैं, विपक्षी पार्टियों में पड़ रहे हैं, देश भर के अंदर आतंक मचा रखा। हम खुद कहते हैं ये तीनों एजेंसी इंपॉर्टेंट है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई। क्राइम करे जेल भेजो उसको, आर्थिक अपराधी है जेल में भेजो उसको, पर आप पॉलिटिशियन को छापे डाल डाल के नाम कर रहे हो, चालान पेश कर नहीं पा रहे हो, आप लोग फेल हो रहे हो सब जगह। अभी मेरे पास आंकड़े नहीं बता था मैं आपको, पूरी तरह 9 साल में फेल हो गई, पर बदला लेने के लिए, सरकार गिराने के लिए ईडी का उपयोग हो रहा है, इनकम टैक्स का उपयोग हो रहा है देश का। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। बीकानेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। सीएम के ईडी पर दिए गए बयान पर उन्होंने पलटवार किया, प्रहार किया और कहा कि कोई भ्रष्टाचार करेगा तो कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस तुष्टीकरण भ्रष्टाचार पर कर रही है काम। सीएम को ऐसी बातें बोलना शोभा नहीं देता। नहीं कोई भ्रष्टाचार करेगा तो ईडी कार्रवाई करेगी, सीबीआई कार्रवाई करेगी। अगर उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं की है तो शोभा नहीं देता। और जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी की ओर से रेड पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। एसीबी के बाद अब ईडी की टीम मामले पर जांच कर रही है। जेजेएम के असली भ्रष्टाचारियों तक जांच की आंच अब तक नहीं पहुंच सकी। मुख्य अभियंता मनीष बेनीवाल घोटाले का मास्टरमाइंड है। बेनीवाल का श्याम ट्यूबवेल, गणपति ट्यूबवेल से भी संबंध है। 12 इरकॉन कंपनी के फर्जी सर्टिफिकेट से टेंडर जारी कर दिए गए। मनीष बेनीवाल ने 36 से ज्यादा फर्जी टेंडर जारी किए। केवल 5 इरकॉन कंपनी के सर्टिफिकेट की जांच की गई। करोड़ों के टेंडर में बिना काम के ही भुगतान किया गया। जलदाय प्रशासन ने फर्जीवाड़े पर पर्दा डालने की कोशिश की। फर्जी दस्तावेजों से 250 करोड़ के टेंडर जारी कर दिए गए। तो टेंडर जारी करते हुए एक बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया। बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। जेजेएम से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ईडी अब मामले पर जांच कर रही। इससे पहले एसीबी की टीम मामले पर जांच कर रही थी और अब जब इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की टीम जांच कर रही है तो कई बड़े खुलासे होते चले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि ठीक तरीके से इस मामले पर जांच नहीं की गई और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है। तो मुख्य अभियंता मनीष बेनीवाल इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। बेनीवाल का ही श्याम ट्यूबवेल भी है और गणपति ट्यूबवेल से इसका संबंध बताया जा रहा है। 12 इरकॉन कंपनी के फर्जी सर्टिफिकेट से टेंडर जारी कर दिए गए। मनीष बेनीवाल ने 36 से ज्यादा फर्जी टेंडर जारी किए। केवल 5 इरकॉन कंपनी के सर्टिफिकेट की जांच की गई, बाकी को ऐसे ही छोड़ दिया गया। तो माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पर लोग इस भ्रष्टाचार में मिले हुए हैं और अब जितने लोग इसमें मिले हुए हैं उन सभी लोगों की जांच की जाएगी, क्योंकि ईडी की एंट्री हो चुकी है। करोड़ों के टेंडर में बिना काम के ही भुगतान किया गया है। अब बिना काम के भुगतान कैसे हुआ, कौन कौन इसमें शामिल था, इसे लेकर ईडी की टीम जांच में जुटी हुई है। सुबह से ही लगातार ईडी की टीम कई जगहों पर रेड डाल रही है। हालांकि इसे लेकर राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हुई हैं, जहां पर महेश जोशी के ठिकानों पर छापे पड़े हैं। तो इसे लेकर कांग्रेस की ओर से लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस जांच को गलत और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बता रहे हैं। राजस्थान में ईडी की एक बार फिर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के मामले में ईडी की टीम ने जगह जगह छापेमार कार्रवाई की, जिसमें कई अधिकारियों से लेकर ठेकेदारों और दलालों के यहां भी छापे मारे गए हैं। दौसा के मानगंज में भी ईडी की टीम ने छापा मारा और नमन रावत पीएचईडी के ठेकेदार बताए जा रहे हैं। साथ ही संजय के भी रिश्तेदार हैं। संजय से भी ईडी पूर्व में पूछताछ कर चुकी है। साथ ही बताया जा रहा है कि पीएचईडी मंत्री महेश जोशी के करीबियों के रूप में संजय और नमन रावत को जाना जाता है। दौसा में ईडी की कार्रवाई को लेकर हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने जायजा लिया। देखिए।
ईडी की टीम दौसा में मानगंज इलाके में लगातार कार्रवाई कर रही है और जो नमन रावत है उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। जल जीवन मिशन में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको लेकर पूछताछ की जा रही है। ऐसे में ईडी के अधिकारियों की तरफ से अभी तक किसी भी प्रकार की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन बताया यही जा रहा है कि 1-to-1 संवाद किया जा रहा है। जो जो इनपुट ईडी को मिले हैं उन इनपुट के आधार पर यहां पर पूछताछ की जा रही है। ये जो पीछे मेरे तस्वीर में जो मकान दिखाई दे रहा है, इस मकान में अंदर टीम मौजूद है और लगातार पूछताछ कर रही है। जो अभी तक कोई ऐसा विशेष इनपुट सामने नहीं आया है, लेकिन जो नमन रावत है वो संजय बड़ाया के रिश्तेदार है। संजय बड़ाया से ईडी पहले भी पूछताछ कर चुकी है और संजय बड़ाया और नमन रावत दोनों राजस्थान के जो पीएचडी मिनिस्टर है महेश जोशी, इनके करीबी बताए जा रहे हैं। ऐसे में मंत्री के करीबियों पर ईडी की टीम की लगातार कार्रवाई की जा रही है और राजस्थान की एक तरीके से सबसे बड़ी कार्रवाई है ईडी जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के मामले में हो रही है। दौसा सहित विभिन्न जगहों पर ईडी की छापेमारी की जा रही है। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। तो प्रदेश में चल रही ईडी की कार्रवाई में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने साफ किया कि पानी का पैसा खाने वाले एक भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा। देखिए, क्या अभी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कुछ जगहों पर रेड की है। अपनी कार्रवाई का एक बार परिणाम आने दीजिए, लेकिन मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं कि पानी का पैसा खाने वाले को एक भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा। प्रदेश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचे और पानी के पैसा खाने वाले और भ्रष्टाचार करने वाला हर व्यक्ति अपने किए का अंजाम भुगते, इसको सुनिश्चित करेंगे। जयपुर के पृथ्वीराज नगर में बिजली कनेक्शन जारी करने का मामला सामने आया। हाईकोर्ट ने बिजली कनेक्शन जारी करने पर रोक लगा दी। याचिकाकर्ताओं ने इलाके में सुविधाओं की मांग की थी। बिजली कनेक्शन से 20,000 परिवार प्रभावित होते हैं। लोगों को हाईकोर्ट से राहत की उम्मीद थी, लेकिन राहत नहीं मिल सकी। फिलहाल जन विकास समिति ने कोर्ट में याचिका लगाई थी। पृथ्वीराज नगर में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर के आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में अहम फैसला दिया है। इस मामले में लगातार पैरवी करने वाले अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा हमारे साथ में हैं। शर्मा जी, आज जिस तरीके से सुनवाई हुई, लोग वहां पर मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे थे। 3 दशक से ज्यादा लंबे समय से जो है वहां पर मूलभूत सुविधाओं की लोग तरस रहे हैं। किस तरह का फैसला रहा, क्या कुछ आपका कहना है? हमने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पृथ्वीराज नगर के निवासियों की ओर से ये जनहित याचिकाएं लगाई थी कि भाई हमें हमारे प्लॉट में रेजिडेंशियल आवासीय मकानों में हमें कनेक्शन दिए जाए और ये हमें मौलिक अधिकार भी देते हैं। धारा 43 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट भी ये कहती है कि प्रत्येक भारत के नागरिक को अपने आवासीय परिसर में चाहे उसका मालिकाना हक नहीं हो, अगर वो उसमें ऑक्यूपायर है तो वो भी उसमें कनेक्शन लेने का हकदार है। उन्हीं प्रावधानों के तहत और मौलिक अधिकारों के तहत हमने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाएं प्रस्तुत की थी आवासीय मकान वाले लोगों की ओर से, और वो याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दी है। और इसी संबंध में जेबीवीएल ने स्वयं ने भी एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया था माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कि हमें बिना जेडीए पट्टे के भी पृथ्वीराज नगर में कनेक्शन देने की इजाज़त दी जाए। वो रिव्यू पिटीशन भी उनकी खारिज कर दी और माननीय न्यायालय का फैसला अभी पढ़ने के बाद पता लगेगा कि क्या लिखा है उसमें। जबकि ये संविधान और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार हमारे पक्ष में होना चाहिए था, परंतु माननीय न्यायालय की क्या मंशा रही ये फैसला पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। और यद्यपि हम इस फैसले को चुनौती देंगे क्योंकि हमारा ये मौलिक अधिकार है, विधिक अधिकार है धारा 43 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत, इसलिए हम इस फैसले को आगे चुनौती देंगे। पृथ्वीराज नगर का देश के सबसे बड़े आवासीय क्षेत्र पृथ्वीराज नगर में तो जन विकास समिति ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। उम्मीद थी कि इस याचिका को लगाने के बाद उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन फिलहाल पीआरएन में बिजली कनेक्शन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसके चलते इनके उम्मीदों पर पानी फिर गया और ये सभी मायूस हैं।
और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। हमारी स्थिति पूरी तरह से मजबूत है और शायद यही कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उम्मीदवार होना चाहते थे, लेकिन ये संभव नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जो हमारी प्रक्रिया है उससे गुजर कर तब हम लोगों ने फैसला किया। मतलब हम लोग कई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें स्क्रीनिंग कमेटी होती है, जो हमारे ऑब्जर्वर होते हैं उनकी रिपोर्ट होती है, जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, सबके रिकमेंडेशन के बाद और उनके कहने के बाद ही कुछ फैसला होता है। वहीं बगावत के सुर बीजेपी में भी देखे जा रहे हैं, लेकिन सबसे अलग कहानी लाटपुरा विधानसभा सीट से देखने को मिल रही है। यहां से बीजेपी ने अभी टिकट का ऐलान नहीं किया है। इसके बावजूद पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत में बीजेपी से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। हालांकि इशारों ही इशारों में उन्होंने साफ कर दिया कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो वे जन भावना को ध्यान में रखते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। मैं क्षेत्र के लोगों की सेवा करता रहूं और करता रहूंगा, टिकट मिले या नहीं मिले। निर्दलीय लड़ेंगे? नहीं, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अभी मैंने फार्म जमा नहीं कराया, लेकिन जमा कराऊंगा। अब देखना होगा कि आने वाले समय में राजनीतिक दल अपनों को वक्त रहते मना पाते हैं कि नहीं। अगर उनकी नाराजगी बरकरार रहती है तो इसका खामियाजा उन्हें वोट की चोट के तौर पर देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले पिछले 25 दिनों में एनफोर्समेंट एजेंसियों के जरिए तकरीबन 463 करोड़ रुपए की जब्ती की कार्रवाई की गई। जब्ती का ये आंकड़ा 2018 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले 670% ज्यादा है। कार्रवाई के तहत जयपुर जिले में अब तक सबसे ज्यादा 74 करोड़ 28 लाख रुपए की जब्ती की गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के मुताबिक प्रदेश में पुलिस, आबकारी, आयकर, कस्टम और राज्य जीएसटी समेत अलग अलग एजेंसियों द्वारा नकदी, अवैध शराब, कीमती सामान और दूसरी सामग्रियों के लाने ले जाने पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। खबर भीलवाड़ा से है, जहां पर अब विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भीलवाड़ा विधानसभा सीट के लिए भाजपा प्रत्याशी विठल शंकर अवस्थी ने नामांकन भरा। नामांकन करने से पहले अवस्थी दूधाधारी मंदिर पहुंचे और ठाकुर जी का आशीर्वाद लिया। वहीं से उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ रैली निकाली। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी विठल शंकर अवस्थी के नामांकन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे भी भीलवाड़ा पहुंची और उन्होंने प्रत्याशी शंकर अवस्थी के साथ भीलवाड़ा शहर के मुख्य मार्गों से रोड शो निकाला। रोड शो गोल पियाऊ चौराहे से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होते हुए रेलवे स्टेशन अंबेडकर सर्किल पहुंची, जहां उन्होंने अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए वसुंधरा राजे ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। आज पार्टी की ओर से भीलवाड़ा चला के आई हूँ ताकि मैं इनके साथ उपस्थित हो सकूं। हमारे सब कार्यकर्ताओं के साथ, एमपी साहब के साथ, एमएलए साहब के साथ, एक्स एमएलए साहब, नाउ गोइंग टू बी एमएलए साहब के साथ पार्टी की तरफ से और हम सब की तरफ से उनको शुभकामना देने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। और जो आप परिपाटी की बात कर रहे हो, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर एक बहुत अच्छे और जोरदार तरीके से यहाँ हम लोग जीत करके जाएंगे। और मुझे ये भी विश्वास है कि इस 15-20 दिन के अंदर मुझे फिर आप लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व
आम जनता और मेरे कार्यकर्ताओं ने जो विश्वास व्यक्त करके मुझे चौथी बार भारतीय जनता पार्टी का भीलवाड़ा शहर से टिकट मिला है, मैंने आज फॉर्म का नामांकन प्रस्तुत किया है। मेरे साथ सदैव सुभाष जी भाई साहब, MP साहब और हमारे सारे प्रस्तावक समर्थक हैं। मैं भीलवाड़ा की जनता को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जिस आशा और अपेक्षा के साथ आप मुझे चुनेंगे, उन आशा और अपेक्षाओं को पूरा करूंगा और भविष्य में जो काम भीलवाड़ा में बाकी रहे हैं, इस कांग्रेस कुशासन से मुक्ति करने के बाद निश्चित रूप से भीलवाड़ा विकास की ओर अग्रसर होगा। इसमें कोई इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।